अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि अपने घर की बैठक में किसी गैर लड़के से मिलती है और ऊपर से उसकी माँ आ जाती है और वो उनको उस कमरे में बंद कर देती है और उसके बाप और भाई के आने का इंतजार करती है। फिर क्या होता है, ये सब जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। शारिक का घर हमारे ही मोहल्ले में था। कभी मुलाकात ना हुई थी। हम मोहल्ले में किसी के घर नहीं जाते थे क्योंकि वाले साहब की इजाज़त ना थी। उस रोज़ मैं छत पर से रीछ का तमाशा देख रही थी। रीछ वाला डुगडुगी बजा रहा था और बस्ती के सब लड़के, बाले और जवान दायरा बनाकर उस जंगली जानवर का नाच देख रहे थे। शारिक भी नौजवानों के उसी हजूम में खड़ा था। अचानक उसकी नज़रें हमारे मकान की जानिब उठ गईं। जब मुझे झांकते पाया तो खफीफ सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। तभी यूं लगा जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हों। उस दिन के बाद वो एक लम्हे को भी मुझे फरामोश न कर सका। दिल को दिल से राह होती है। मेरे और उसके दिन इज़्तिराब और बेचैनी में गुजरने लगे, लेकिन मुलाकात की कोई सूरत नहीं निकल सकती थी। काफ़ी सोच विचार के बाद शारिक ने एक तरकीब निकाली। हमारे घर जो औरत काम करने आती थी उसे सभी जानते थे। शारिक ने सकीना को जा पकड़ा, उसकी मिन्नत समाजत की कि किस तरह मुझसे राब्ता करा दे। वो नहीं मानी तो फिर काफ़ी रुपए उसकी मुट्ठी में दिए और एक ख़त लिखकर भी दिया कि सुमेरा को देना है। सकीना गरीब औरत थी। उन दिनों उसका बेटा बीमार था। वो कैंसर का मरीज था। उसे रुपयों की अशद ज़रूरत थी। ममता की मारी ने ना चाहते हुए भी शारिक से ख़त ले लिया। वक्त किसी तौर कटता ना था। शारिक को धड़कते दिल के साथ जवाब का इंतज़ार था। पल पल गिनते दिन गुजारा। अगले रोज सुबह 11 बजे सकीना जो आती दिखाई दी तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। फौरन नज़दीकी गुलाबों के बाग में चला गया। सकीना गुलाब तोड़ने के बहाने उधर गई। उसकी मुट्ठी बंद थी जिसमें रुक्का दबा हुआ था। जवाब उम्मीद अफजा मिला तो वह खुशी से निहाल हो गया। कहने लगा, सकीना तू फिक्र न कर, मैं शहर जाकर तेरे बेटे का मुफ्त इलाज करा दूंगा। वहां मेरे ताया के दोस्त का बेटा बड़े अस्पताल में लगा हुआ है। यह सुनकर बेचारी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। सकीना के जरिए बाकायदगी से हम दोनों में खत व किताबत शुरू हो गई। उसकी हथेली पर हर बार चंद रुपए जरूर रखने पड़ते थे। काफी दिनों ये सिलसिला चला, लेकिन अब सिर्फ खतूत से तसल्ली ना हुई। मुझसे मुलाकात के लिए शारिक की बेचैनी हद से बढ़ गई थी। खत को आधी मुलाकात कहा जाता है, अधूरी मुलाकात तो फिर अधूरी होती है। मेरा भी जी चाहता था उसे देखूं, उससे बातें करूं। हम दोनों की बेचैनी और इज़्तिराब में इजाफा होता रहा। मजबूरी ये थी कि मैं घर से अकेली नहीं निकल सकती थी और वो हमारे घर नहीं आ सकता था। मुलाकात होती तो कैसे। मेरी मजबूरी जानते हुए भी शारिक हर बार खत में लिखता था कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो किसी तरह मिलो, मेरी जान की कसम है मिलो। वो हर रुके में इतनी कस्में देता कि मैं परेशान हो जाती। कैसे उसे समझाती कि घर से बाहर मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हालांकि मेरी इस मजबूरी को वो खुद भी जानता था, मगर क्या कीजिए कि इश्क बुरी बला है। इश्क पर जोर नहीं चलता। आखिर तंग आकर एक रोज मैंने उसे खत में लिख दिया कि अगर हिम्मत है तो आज रात 11 बजे मेरे घर आ जाना। आज रात अब्बा जान और भाई दोनों ही घर पर ना होंगे। मुश्किल ये थी कि हमारा मकान ऐसी जगह था जहां खुल्लम खुल्ला जाया ना जा सकता था। आस पड़ोस वाले सभी शारिक को जानते थे। बड़ा मसला इज्जत का था। अगर कोई उसे देख लेता तो बदनामी एक बार हो जाए फिर इस दाग को धोना महाल होता है। और छोटे इलाकों में तो मोहब्बत का खेल मौत का खेल ही होता है। जो जो वक्त मुलाकात करीब आ रहा था, परेशानी बढ़ती जाती थी। घबराहट में शारिक ने दोस्त से मशवरा किया। उसने कहा, यार हमारी बस्ती में बिजली तो बराए नाम आती है। हर वक्त बिजली गई रहती है, बस जब लोड शेडिंग हो तभी घर से निकल पड़ना। घुप अंधेरे में तुमको कौन पहचानेगा। हमारी बस्ती में 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटे ही बिजली आती थी। बाकी वक्त सारा गांव अंधेरे में डूबा रहता था। उस दिन भी मगरिब होते ही सारा गांव तारीकी में डूब गया। शारिक ने एक छोटी सी टार्च जेब में डाली और हमारी गली में आ गया। आध घंटा पहले मैंने दबे कदमों दरवाजा खोल दिया था। उसने इधर उधर देखा, गली सुनसान थी। झपाक से डेवढ़ी में आ गया। मैं दरवाजे के करीब खड़ी थी
और कान उधर ही लगे थे। तभी उसका बाजू थामकर दबे कदमों चलती उसको बैठक में ले गई। अब खौफ न था। अब्बा और भाई दूसरे गांव शादी में गए हुए थे। घर में माँ और छोटी बहन थी। ये दोनों भी उस वक्त बिस्तर पर दराज ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही थीं। अम्मा को तो सुबह काज़िब के वक्त बेदार होने की आदत थी, तभी 9-10 बजे तक सो जाती थी। यह हमारी जिंदगी की पहली मुलाकात थी और आखिरी भी। बैठक में मुकम्मल अंधेरा था और मैं कह रही थी, शारिक, तुमको यहां आने से डर नहीं लगा? उसने कोई जवाब ना दिया। मैं भी चुप हो गई। गंभीर खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कि हमारे सांस ही सरगोशियों में एक दूसरे से प्यार की बातें कर रहे हों। चंद लम्हों बाद मैंने उसे दोबारा पुकारा, शारिक, कुछ बात करो। मगर वो तो उस वक्त किसी दूसरी दुनिया में खोया हुआ था, जो ख्वाबों की दुनिया से भी ज्यादा मशहूर कुन थी। मैं गिले शिकवे करने लगी कि बार बार खत में मिलने का लिखते हो, जानते भी हो कि मैं घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। तुमसे मुलाकात आसान नहीं, फिर भी कस्में देते हो। तुम्हारी कस्मों से परेशान हो जाती हूं। जाने मैं क्या कह रही थी, जाने वो क्या सुन रहा था। हम दोनों पर बस एक मदहोशी की सी कैफियत थी, जो महबूब के कुर्ब से होती है और आदमी अपना आप भूल जाता है। बस एक बात वो बार बार दोहरा रहा था, वादा करो, उम्र भर साथ दोगी, कभी बेवफाई ना करोगी। तभी मैंने कसम खाई कि जान दे दूंगी, तुमसे बेवफाई ना करूंगी, तुम भी वफा करना। अभी ये बातें हो रही थीं कि खटका हुआ। शायद मां नींद से बेदार हो गई थी। उसने मुझे बिस्तर पर ना पाया तो सेहन में देखा, फिर बैठक की तरफ चली आई। तभी बैठक से आती सरगोशियों पर उसके कान खड़े हो गए। उसने दम साधे दीवार के साथ कान लगा दिए। जब मां को यकीन हो गया मैं तन्हा नहीं हूं, कोई दूसरा भी है, उसने जल्दी से बैठक के दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी और हम दोनों कैद हो गए। अब फरार का कोई रास्ता ना रह गया। मेरी मां सौतेली थी, वो पहले ही मुझसे बहुत खार खाती थी। आज तो मैं कम अक्ल रंगे हाथों पकड़ी गई थी। सौतेली बेटी से खार निकालने का इससे अच्छा और कौन सा मौका आता। वो दरवाजे के पास चारपाई डालकर बैठ गई और धीमी आवाज में मुझे कोसने देने लगी। कहती थी, आज इन दोनों को मजा चखाऊंगी। यार के साथ अंदर बंद है कमबख्त, पता नहीं कौन मरदूद है। देखती हूं कैसे बचकर जाता है, जिंदा ना छूटेगा। सुबह आ जाएंगे शहरी के अब्बा, दिखा दूंगी उनको उनकी बेटी के करतूत। रात के अंधेरे में क्या गुल खिला रही है। बाप और भाई की इज्जत से खेलने की सजा तो मिलेगी। रात के 2 बजे थे। मां ने चारपाई से उठने का नाम ना लिया। सारी रात कोसने और गालियां देते गुजार दी। उधर हमारा बैठक में कैद बुरा हाल था। काटो तो लहू नहीं बदन में। आज तो मौत यकीनी नजर आ रही थी। अब मोहब्बत का नशा हरन हो गया था। जिल्लत, रुसवाई और अजल सामने नजर आ रही थी। उस वक्त जान पर ऐसी बनी कि बयान करना मुश्किल है। दिल खौफ से कांप रहा था। दिन निकलने के आसार हुए। मां सगी होती तो डांट डपट करके शारिक को कोठड़ी से निकाल देती और बेटी का ऐब ढक लेती। यहां तो मां सौतेली थी। जाने कब से मौके की ताक में थी कि लड़की की कमजोरी हाथ आए और वो अब्बा को मुझसे बदजन कर दे। और अब्बा का मिजाज गांव के ऐसे लोगों में से था कि जो इज्जत की खातिर जुबान से नहीं कुल्हाड़ी से काम लेते हैं। सुबह 9 बजे बैरूनी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने शारिक से कहा, लो, अब्बा और भाई आ गए हैं, तुम पीछे हो जाओ और मुझे दरवाजे के सामने बैठने दो, ताकि वो पहले मुझे मारे, बाद में तुम्हारी बारी आए। मैं तुमको अपने से पहले मरते ना देख सकूंगी। मैं लड़की थी, फिर भी हौसले से काम ले रही थी, मगर उसको तो ठंडे पसीने आने लगे। हम दोनों ही सांस रोके मौत के इंतजार में थे। सोच रही थी कि अब मां शोर मचाकर अब्बा की गैरत को ललकारेगी। शोर मचेगा तो रुसवाई होगी। न जाने कितने लोग मोहल्ले भर के हमारी मौत का खूनी तमाशा देखेंगे। मां ने दरवाजा खोला। वो नहीं थे जो अजल के रूप में आने वाले थे। ये गवाला था जो दूध देने आया था। मां ने दूध लिया और फिर उसका खाली बर्तन लौटाया। वो चला गया। 2 घंटे मजीद इसी जानकनी के आलम में गुजर गए। अब तो सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। शारिक दुआ कर रहा था, या अल्लाह, इस छत में दरवाजा बना दे ताकि मुझे इज्जत से रहाई मिल जाए। तौबा करता हूं, फिर कभी ऐसी गलती ना करूंगा। कतई उम्मीद ना थी इन हालात में इज्जत से रहाई मिल जाती, मगर अल्लाह बड़ा करीम है। बेशक वो खताकार बंदों की खताएं माफ करता है।
उसने हमारी भी दुआ सुन ली। उस वक्त जब माँ जरा देर को गुस्ल खाने की तरफ गई, मेरी छोटी बहन ज़हरा को मौका मिल गया। उसने भागकर बैठक की बैरूनी दरवाजे की कुंडी खोल दी। शायद कि उसको हम बेकसों पर तरस आ गया, या उसमें अपनी आंखों से खून खराबा देखने का हौसला न था। वो दौड़ती हुई हमारी जानिब आई और बोली, फौरन निकल भागो। पल भर में सारे कलांचे भरता जेवड़ी में था। वो चश्मे जदन गली में निकल गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारे घर से जिंदा चला गया। उसने तो घर जाकर शुक्राने के नफल अदा किए होंगे, मगर मैं आताब के शिकंजे में अभी तक कसी हुई थी। माँ उधर आई तो बैठक का दरवाज़ा खुला देखकर उसने अपनी बेटी ज़हरा के बाल पकड़ लिए। बोली, तुझे इस मनहूस से कब से हमदर्दी हो गई है? बैठक का दरवाज़ा तूने ही खोला है ना? अम्मा, बाल छोड़, ज़हरा ने झुंझलाकर कहा। जरा सोच, अगर इसकी जगह मैं होती, तेरी अपनी कोख जाई, तो क्या तब भी तू ऐसा करती? बड़ी आई सवारा बदचलन की हमदर्द। वो उसको दोनों हाथों से पीटने लगी। तू भी इससे मिली हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है। वो मुझसे मिली हुई ना थी, बेशक मेरी सौतेली बहन थी, मगर हम दोनों का बाप एक ही था। हम में खून का रिश्ता था। उसने चुप करके मार खा ली, मगर माँ को कसमें देती रही, अम्मा खबरदार अब्बा को ये ना बताना कि कोई उसके साथ बैठक में था। बेशक कोई दूसरी शिकायत लगाकर पिटवा देना। शारिक को तो नई जिंदगी मिल गई, उसकी इज्जत भी बच गई, मगर माँ ने मुझे ना बख्शा। उसने अपनी बेटी ज़हरा के कसम देने पर इतनी नरमी जरूर बरती कि बैठक में मेरे साथ किसी मर्द के होने की बात गोल कर गई, मगर अब्बा से ये जरूर कहा कि तेरी बेटी डेवड़ी में खड़ी थी, शायद ये गली में खड़े किसी मर्द से बात कर रही थी, इसको मना कर दे, आइंदा ये दरवाजे पर किसी से बात ना करेगी। वालिद की नज़रों में तो मेरा इतना जुर्म भी नाकाबिले माफ़ी था। उन्होंने इस कदर मारा कि चारपाई पर पड़ गई। अब्बा मुझसे पूछ पूछ कर थक गया कि वो कौन था जो हमारे दरवाजे पर खड़ा था, और तू जिसके साथ डेवड़ी में खड़ी बात कर रही थी, उसका नाम बता दे ताकि मैं उसकी खबर लूं, वरना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने भी बेतहाशा मार सह ली। बदन पर नील थे और हड्डी पसली दर्द कर रही थी, मगर यही कहती रही, वहां कोई ना था अब्बा। मुझे अपने सर की कसम माँ को गलत फहमी हुई है। शाम को मैंने डेवड़ी से झांका जरूर था, किसी बच्चे को आवाज देने को, निम्को मंगवानी थी, मगर गली में उस दम कोई बच्चा ना था। माँ बोली, झूठ बोलती है ये, रात को इशा के बाद कौन सी निम्को मंगवानी थी इसे? ये कोई निम्को मंगवाने नहीं गई, हमारी आंखों में धूल झोंक रही है, हमारी इज्जत की नीलामी करने का मंसूबा बना रही है। जो मुझ पर बीती सो बीत गई। अब्बा ने आनन फानन रिश्ता अपने निकम्मे और उबाश भतीजे से करके मुझको घर से रुखसत कर दिया। ये वही जमाला था कि अब्बा जिसकी सूरत भी देखने के रवादार न थे, निकम्मा, बदजुबान और चरसी, जो सारा दिन बस्ती में आवारा फिरता था और कबूतरबाजी करता था, आज वही अब्बा के काम आया और फौरन मेरा बोझ कंधों से उतार फेंका। जब से शादी हुई है चक्की पीसती हूँ, मेहनत मुशक्कत करती हूँ, फिर भी फाके करती हूँ। जमाल का जब मन करता है धड़ धड़ पीटने लगता है। अब्बा का घर बराबर में है, मेरी फरियादें और चीखें सुनता है, मगर वो जमाल का हाथ पकड़ने को नहीं आता और न मेरी दाद रसी करता है। तब मैं सोचती हूँ कि इससे तो बेहतर था मेरी बहन बैठक की कुंडी खोलकर मुझे ना बचाती। रोज रोज के मरने से एक बार ही कत्ल हो जाना अच्छा था। मैं सब लड़कियों को ये पैगाम देती हूँ, खुदारा ऐसी गलती ना करना, कभी अपने माँ बाप और भाइयों की इज्जत यूं नीलाम ना करना, वरना जीते जी मारी जाओगी। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने गलत कदम उठाया और जिंदगी अजाब कर ली। आप इस कहानी के बारे में क्या राय देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।